Hi, welcome to our channel of IGNOU Audiobooks, Indira Gandhi National Open University, School of Social Sciences, SOSS, प्रारंभिक स्नातक उपाधि कार्यक्रम BPP, OMT 101 सामान्य गणित में प्रारंभिक पाठ्यक्रम खंड 1 संख्याएं इकाई 1 गणित क्यों सीखे 1.1 प्रस्तावना ऐसी क्या चीज है जो बहुत ही रोचक है, न सिर्फ रोचक बल्कि दिमाग को आकर्षित करती है। वह क्या चीज है जो आपकी जिज्ञासा को जगाती है और फिर उसे नए रोचक तरीकों से संतुष्ट करने में मदद करती है। वह चीज है गणित। इसके बावजूद यदि आप अपने मोहल्ले में एक सर्वेक्षण करेंगे तो 10 में से 9 लोग कहेंगे कि उन्हें गणित नहीं आता। वे यह भी कहेंगे कि उन्हें गणित हमेशा एक कठिन और उबाऊ विषय लगता था। यदि आप उनसे पूछें कि गणित से उनका मतलब क्या है, तो जवाब होगा कि गणित मतलब संख्याएं और ढेर सारा हिसाब किताब। तो क्या यही गणित है? और गणित को लेकर इतनी प्रतिक्रिया क्यों होती है? क्या गणित हम सबके लिए बहुत स्वाभाविक नहीं है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम इस इकाई में देंगे। शुरू में भाग 1.2 में हम इस सवाल पर छोटी सी चर्चा करेंगे कि गणित क्या है। इस चर्चा से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारे चारों ओर गणित किस रूप में मौजूद है, जिसकी बात भी हम करेंगे। हमारा मत है कि गणित करने में बहुत मजा आता है। अपनी इस बात के समर्थन में इस भाग के अंत में कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आप गणित का आनंद और लोगों के साथ बांट सकते हैं। आगे चलकर भाग 1.3 में हम ज्ञान के एक पुंज के रूप में गणित के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालेंगे। यहाँ हम गणित की कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे जिनसे उसे शक्ति व सौंदर्य प्राप्त होता है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि गणितीय विचारों को समझने और उनका विकास करने में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अंत में हम गणितीय विचारों के सोपानबद्ध ढांचे पर चर्चा करेंगे, जो कि कुछ अन्य विषयों में भी अवधारणात्मक विकास का एक गुण है। इस इकाई के अंतिम भाग 1.4 में हम देखेंगे कि गणित होता क्या है, यानी गणितीय सोच में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यहाँ हम आपसे पूछेंगे कि जब लोग गणितीय सवाल हल करते हैं और आगे सवाल उठाते हैं तो वे किन क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि सरल सवालों को हल करने में उन्हीं क्षमताओं का उपयोग होता है जो किसी भी स्तर के गणितीय कार्य को करने में इस्तेमाल होते हैं। अब 2 शब्द इस इकाई के प्रस्तुतिकरण के बारे में इसका अध्ययन करते हुए आपको कई उदाहरण, विचार, मत और तर्क मिलेंगे। ये आपको गणित के महत्व व प्रकृति के बारे में सोचने को उकसाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर आप जो भी पढ़े उसके सही या गलत होने के बारे में जरूर सोचें, और यदि आप यहाँ प्रस्तुत मुद्दों के बारे में एकदम अलग नतीजों पर पहुँचते हैं तो बिल्कुल संकोच न करें। यदि आपके तर्क सही हैं तो हो सकता है कि आप हमें अपने नजरिए से सहमत करा लें। अलबत्ता यहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदुओं को पूरी तरह सराहने के लिए जरूरी होगा कि जैसे जैसे आप पढ़ते वक्त अभ्यास पर पहुँचें, उसे किए बिना आगे न कहें। और अब इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझा पाएंगे कि गणित क्या है, बता पाएंगे कि गणित रोजाना के जीवन में कैसे उपयोगी है, गणित के विशेष लक्षण बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि गणितीय अवधारणाओं का विकास कैसे होता है, गणितीय सोच में शामिल प्रक्रियाएं समझा पाएंगे, ऐसी कुछ बुनियादी क्षमताएं पहचान पाएंगे जो गणित सीखने वाले व्यक्ति में विकसित हो जाती हैं। हम शुरू इस बात से करेंगे कि क्यों हम मानते हैं कि गणित सभी जगह मौजूद है। 1.2 हमारे जीवन में गणित, हम सब की गणित के बारे में अपनी समझ है। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हम सब अधिकांश समय अलग अलग ढंग से गणित करते रहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि मानते हैं कि गणित करने का मतलब सिर्फ संस्थाओं की उठापटक है। इससे पता चलता है कि इस बात को लेकर गणित से हमारा सामना केवल स्कूल में होता है।
कुछ लोग अलग अलग विचार हैं कि गणित क्या है, तो सबसे पहले यह देखा जाए कि क्या हम इसके एक बारे में किसी आम समझ पर पहुंच सकते हैं। 1 फरवरी 2001 गणित क्या है? आपके मुताबिक गणित क्या है? क्या यह संख्याओं का अध्ययन है? क्या यह स्थान का अध्ययन है? क्या यह कोई विज्ञान है? क्या यह कोई कला है? क्या यह एक सुंदर दुनिया है जो इंसानों की मनमर्जी से विकसित होती है? दरअसल गणित यह सब है और इनसे भी ज्यादा है। अपने आसपास दे लें तो हमें कुदरत में कई पैटर्न नजर आते हैं। हम इन पैटर्नों में अंतर भी देखते हैं। कई बार हम कलाकृतियों में इनकी नकल उतारते हैं या नए पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इस प्रक्रिया में हम गणित कर रहे हैं? आपको शायद यह जानकर अचरज होगा कि ऐसा ही है। पैटर्न को और परस्पर संबंधों को खोजना गणितीय सोच का अभिन्न अंग है। दरअसल गणित विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन ही तो है। जैसे हम मोटाई, पास, दूर वगैरह की अवधारणाएं परिभाषित करते हैं। ये सद अमूर्त अवधारणाएं हैं। यही स्थिति संख्या की अवधारणा और संख्याओं के बीच परस्पर संबंधों की भी है। अब जरा स्थान संबंधी अध्ययन पर गौर करें। इस संदर्भ में एक जाना-माना अध्ययन है यूक्लिडीय ज्यामिति। इसका विकास यूक्लिड 325 ईसा पूर्व 270 ईसा पूर्व ने किया था। वे यह मानकर चले थे कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच से एक और सिर्फ एक रेखा गुजरती है। दरअसल यूक्लिड ने अपनी ज्यामिति का विकास ऐसी 5 मान्यताओं के आधार पर किया था। जिस ज्यामिति को हम स्कूल में सीखते हैं वह यूक्लिड इन मान्यताओं की बुनियाद पर रची थी। न सिर्फ यूक्लिडीय ज्यामिति ऐसा बना है, सारा गणित ही इस तरह से विकसित हुआ है। गणित का कोई भी क्षेत्र संबंधित अमूर्त अवधारणाओं के बारे में मान्यताओं के आधार पर बना है। इन मान्यताओं को अभिगृहीत या एक्सियम कहते हैं। एक्सियम के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें इंसान ही बनाते हैं और इस तरह बनाते हैं कि ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं, यानी इनमें कोई विरोधाभास नहीं होता। उदाहरण के लिए यूक्लिड का एक और एक्सियम यह है कि किसी रेखा के समांतर किसी भी ऐसे बिंदु से होकर जो उस रेखा पर नहीं है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यह अभिगृहित यूक्लिड के पहले दिए गए एक्सियम का विरोधी नहीं है। इन अभिगृहितों की बुनियाद पर ज्ञान का भंडार कैसे खड़ा होता है? यहीं पर गणितीय तर्क का प्रवेश होता है। यह निम्नानुसार होता है। मुझे एक तथ्य मालूम है, मानो यूक्लिड का वह एक्सियम जो दो बिंदुओं के बीच से एक ही रेखा के गुजरने से संबंधित है। अब मैं सोचती हूँ, यदि 3 बिंदु हुए तो क्या होगा? मैं एक सपाट सतह पर तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली कितनी अलग अलग रेखाएं खींच सकती हूँ? यदि 3 बिंदुओं के हर संभव समुच्चय में से होकर मैं एक रेखा खींचना चाहूँ तो मुझे पता चलता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। तब मैं सोचती हूँ कि 3 बिंदुओं को दो दो की जोड़ी में लूँ तो कितनी रेखाएं खींची जा सकेंगी? मुझे लगता है कि यह संख्या 2 होगी और दिखा पाती हूँ कि 2 निश्चित रूप से संभव है। मगर मैं देखती हूँ कि 3 रेखाएं भी संभव हैं, तो मैं अनुमान कॉन्जेक्चर लगाती हूँ कि शायद ज्यादा से ज्यादा 3 रेखाएं ही 3 बिंदुओं से होकर खींची जा सकती हैं। मगर यह पक्का कैसे हो कि मेरा अनुमान सही है या नहीं? यह जानने के लिए मैं इसे सिद्ध प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। अर्थात मैं वह सब जुटाती हूँ जो मुझे पहले से पता है, जैसे संबंधित एक्सियम और पहले से सही सिद्ध हो चुके निष्कर्ष वगैरह। इनके आधार पर मैं अपने अनुमान के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ। मुझे इकलौती रेखा का एक्सियम पता है। मैं यह भी जानती हूँ कि 3 बिंदुओं को दो दो लेकर हमें बिंदुओं की 3 अलग अलग जोड़ियाँ मिल सकती हैं। हर जोड़ी से एक रेखा मिलती है,
तो 3 संभव लकीरें हमें मिल जाती हैं। आपने शायद नोट किया हो कि ये 3 रेखाएं हर स्थिति में विभिन्न नहीं होती। जैसे कि अगर तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पर लें तो तीनों से एक ही रेखा गुजरेगी। लेकिन सबसे व्यापक स्थिति में, यानी जब तीसरा बिंदु पहले 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर नहीं है, तो हमें 3 अलग-अलग रेखाएं मिलेंगी। इस तरह से गणितनुमा तर्क का उपयोग करके मैं निष्कर्ष निकालती हूं कि मेरा अनुमान सही है। आपने अभी एक उदाहरण देता कि एक्सियों और पहले से सिद्ध निष्कर्षों के आधार पर गणित का ज्ञान पुंज कैसे बढ़ता है, अर्थात गणित अमूर्त वस्तुओं के बारे में वह अमूर्त ज्ञान है जिसे हम इंसान कुछ कथनों को मानकर और इन मान्यताओं के आधार पर कुछ अन्य कथनों को सिद्ध करके रचते हैं। इसके बाद हम नए कथनों का अनुमान लगाते हैं और उन्हें पहले सिद्ध हो चुके कथनों और मान्यताओं के आधार पर सही या गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह ध्यान दें कि एक्सियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि एक एक्सियम भी बदल दिया जाए तो शेष सिद्धांत पूरा बदल सकता है। जैसे यूक्लिड का एक एक्सियम है कि समांतर रेखाएं परस्पर मिलती नहीं। जर्मनी और रूस में कुछ ज्यामिति शास्त्रियों ने सवाल पूछना शुरू किया, यदि हम इस एक्सियम को न माने तो यदि समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं तो क्या होगा। इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश में कई अन्य तरह की ज्यामितियां बनी। इन्हें गैर-यूक्लिडीय ज्यामितियां कहते हैं। दरअसल इनमें से एक ज्यामिति ठीक वही थी जिसकी जरूरत आइंस्टाइन को सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की व्याख्या के लिए थी। गणित के कुछ पहलुओं पर इस संक्षिप्त चर्चा के बाद आप निम्नलिखित सवाल के बारे में सोचें तो कैसा रहे। एक प्राइमरी स्कूली शिक्षकों के बीच चर्चा में कई शिक्षकों ने कहा कि संख्याओं का और गणनाओं में संख्याओं के उपयोग का अध्ययन ही गणित है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण दीजिए। भाग 1.3 में हम यह समझने की कोशिश जारी रखेंगे कि गणित क्या है। फिलहाल यह देखते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। 1 फरवरी 2002 गणित हमारे चारों ओर है। जागने के बाद आप पहला काम क्या करते हैं? अपने लिए बढ़िया चाय या कॉफी बनाते हैं या अपनी रोज की कसरत शुरू कर देते हैं? आप जो भी करें, मगर विश्वास कीजिए आप गणित का उपयोग करते हैं। जैसे चाय या कॉफी के लिए आपको शक्कर और दूध का अनुपात तय करना होगा या आपको किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां कसरत करते वक्त आप किसी चीज से टकराएं नहीं। इसके लिए आपको यह अंदाजा लगाना होगा कि कसरत करने के लिए कितनी जगह लगेगी और फिर उसकी तुलना उपलब्ध जगह से करनी होगी। यह सही है कि यह गणना नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कसरत करने के लिए जो लय आप चुनते हैं उसमें भी तो गणित का उपयोग होता है। पैटर्न को देखना व आगे बढ़ाना। ओरा और दूर देखते हैं। यह सोचिए कि कोई बड़ी एक मेज बना रहा है। क्या वह किसी भी रूप में गणित का उपयोग करता है? किसी दर्जी, चरवाहे, सब्जी खरीदने वाले या कारीगर को देखिए, क्या ये लोग कहीं न कहीं गणित का उपयोग करते हैं? ये सभी गणित का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या अपनी गाड़ी चलाएं या अपने बच्चे की स्कूल फीस चुकाएं, हम गणित का उपयोग करते हैं। चारपाई बनाना, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, सड़क या पुल बनाना, क्या इनमें से कोई भी काम गणित का भरपूर उपयोग किए बगैर किया जा सकता है? और खेलकूद के बारे में क्या कहेंगे? एक क्रिकेट कप्तान ने एक बार कहा था कि यदि वह अपनी टीम को मैदान में ठीक से तैनात कर दे तो सामने वाली टीम को आउट करने का आधा काम तो हो गया। समझो तो टीम को मैदान में तैनात करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? खेल की और स्थान संबंधी अच्छी समझ। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह सब में स्थान संबंधी जानकारी और उसके सही उपयोग की जरूरत होती है। शतरंज जैसे बोर्ड के खेतों में क्या होता है? खेलते वक्त आपको जीत की रणनीति बनानी होती है।
इसके लिए आपको हर क्षण प्रत्येक मोहरे की निर्धारित चाल के आधार पर यह सोचना होता है कि संभावित वाले कौन कौन सी हैं। इसके लिए गणितीय सोच की जरूरत होती है। इसके लिए पैटर्न देखना होता है, परस्पर संबंध देखना होता है, दूसरे खिलाड़ी के संभावित तर्कों का अंदाजा लगाना होता है, वगैरह। इसी प्रकार से ताश खेलने वाले लोग भी गणितीय तर्कों का खूब सहारा लेते हैं। नीचे दिए अभ्यास करते हुए आप गणित और हमारे संपर्क के कई और उदाहरण सोच पाएंगे। EZ ताश का कोई खेत और कोई मैदानी खेल सोचिए जो आप या आपके दोस्त खेलते हों। यह बताइए कि इन्हें खेलते हुए गणित का क्या उपयोग होता है। E3 मेरी एक दोस्त ने कहा, मैं तो एक गृहिणी हूँ, मुझे गणित नहीं आता और मैं गणित करती भी नहीं। मैंने उससे असहमति जताते हुए गणित के ऐसे कई उदाहरण दिए जिनका उपयोग वह अनजाने में हर समय करती रहती है। क्या आप गणित के ऐसे 4 अलग विषयों के उदाहरण दे सकते हैं जिनका उपयोग वह घर पर करती होगी? 64 लता घर के सामने के पेड़ पर झूला डालना चाहती है। झूला डालने के लिए उसे रस्सी और पेड़ की सही शाखा चुननी होगी। क्या इनका चुनाव करते समय उसे गणित की जरूरत पड़ेगी या वह रति का उपयोग करेगी? अपने उत्तर के कारण दीजिए। अब तक आप सहमत हो गए होंगे कि गणित हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, चाहे वे रोजमर्रा के काम हो या हमारी दिलचस्पी के काम हो। यह हो सकता है कि हम इस बात से अनजान रहें। बात को और पुख्ता बनाने के लिए चपाती बनाने से जुड़े इस उदाहरण पर गौर कीजिए। मेरे एक दोस्त प्रकाश का कहना है कि बनाती बनाने में रसायन शास्त्र का खूब उपयोग होता है। जब मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा, जब चपाती बनती है तो कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें से कई परिवर्तन तो हमने अपनी केमिस्ट्री क्लास में पढ़े हैं। दूसरी ओर मेरी एक अन्य दोस्त सीता का कहना है कि चपाती बनाते समय उसकी भी इसी में है कि बेलन के दबाव से आटा कैसी कैसी आकृतियों में फैल रहा है। उसे यह जानने में भी बहुत मजा आता है कि बेलन की गति और इन आकृतियों के बीच क्या संबंध है। तो जिस प्रक्रिया में प्रकरण को रसायन शास्त्र नजर आता है, उसी में सीता को गणित दिखता है। इस उदाहरण से पता चलता है कि एक ही गतिविधि घटना या परिघटना को अलग अलग नजरियों से देखा व समझा जा सकता है। यदि हम उसमें गणित खोजें तो गणित दिखेगा। एक बार हमारी गणितीय आंखें खुल जाएं, तो हमें आसपास की हर चीज में गणित नजर आएगा। गीत, कहानी की किताब, भिनभिनाती मक्खी का उड़ने का रास्ता, माचिस की डिबिया की आकृति और उसकी सतहों की संख्या, इन सतहों को ढांकने के लिए जरूरी कागज पर में बिजली के तारों का फैलाव, पक्षियों के पैटर्न वगैरह हर चीज में। अगला अभ्यास आपको इस बात के अन्य उदाहरणों को देखने का एक मौका देगा। E5 जब हम 3 मात्रा का अंदाजा लगते हैं और या 3 संबंधों की तलाश करते हैं और या 2 पैटर्न का अवलोकन करते हैं, तो हम गणित कर रहे होते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में इन तीनों गतिविधियों के उदाहरण बताइए। सबा जयपुर में रहती है और उसे 23 मार्च को सुबह 10:00 बजे तक दिल्ली पहुंचना है। रूप, सुरेश अपनी बहन के लिए स्वेटर बुनने की योजना बना रहा है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आप जाने अनजाने में गणित का कितना उपयोग करते हैं। अगले उपभाग से आपको यह अंदाजा लगेगा कि कैसे हम इसका उपयोग दिमागी मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। 1 फरवरी 2003 मजे के लिए गणित, फुर्सत के समय अक्सर मैं गणित के रोचक सवाल हल करती हूँ। जैसे कभी कभी मैं और मेरे दोस्त मिलकर कोई पहेली बना लेते हैं या किसी किताब में से ढूंढ लेते हैं। आप भी ऐसे कुछ सवाल आजमाइए। आप भी इन्हें फुर्सत से कीजिए। 1 मेरे पिता की उम्र XY है, जहां X और Y 2 अंक हैं। मेरी उम्र YX है। कल मेरी सालगिरह पर उनकी उम्र मुझसे ठीक दुगुनी होगी, तो जान हमारी उम्र क्या है। और यदि कल मेरे बदले मेरे पिता की सालगिरह होती और उनकी उम्र मुझसे दुगुनी हो गई होती,
तो आज हमारी उम्र क्या होती? दो। एक गांव में सिर्फ एक नाई है। वह गांव के उन सब आदमियों की हजामत बनाता है जो खुद की हजामत नहीं बनाते। नाई की हजामत कौन बनाएगा? तीन। आपको एक लकड़ी का एक पट्टा दिया गया है जिसमें तीन छेद है। देखें चित्र तीन। एक एक छेद वर्गाकार, एक तिकोना और एक वृत्ताकार है। क्या आप लकड़ी के टुकड़े से एक ऐसा प्लग बना सकते हैं जो तीनों छेदों में एकदम सही बैठे? चार। संख्या वर्ग 816, 35, 492 पर विचार कीजिए। आप इसकी किसी आड़ी या खड़ी पंक्तियां विकर्ण की संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग एक सा ही आएगा। इस गुण के कारण इसे जादुई वर्ग कहते हैं। 1 से 16 तक की संख्याएं लेकर 4x4 का एक जादुई वर्ग बनाइए। आप ऐसे कितने अलग अलग वर्ग बना सकते हैं? 5। 4 बार 1 का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी जा सकती है? आपको यह छूट है कि संख्या की किसी भी सक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि अंक सिर्फ एक ही होना चाहिए। इस सवाल का उत्तर 1111 से कहीं अधिक बड़ा है। 24 लोगों को 6 पंक्तियों में ऐसे खड़ा करें कि प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति रहें। क्या आपको इन्हें हल करने में मजा आया? और अब एक मौका आपके लिए अपने दोस्तों पर आजमाने के लिए कुछ मनोरंजक गणित तैयार करने का। 3 ऐसे सवाल बटा पहेलियां बनाइए जिनसे लोगों को यह महसूस करने में मदद मिले कि गणित मजेदार होता है। इन्हें अपने दोस्तों पर आजमाइए, पता कीजिए कि उन्हें किस किस में मजा आया और क्यों। इस भाग में आपने देखा कि गणित कितना सर्वव्यापी है। दरअसल बाकी सारे विषयों को गणित की मदद पड़ती है उन्हें बेहतर समझने के लिए। इसका कारण है गणित में कुछ विशेष गुण जिनकी चर्चा हम अब करेंगे। 1.3 गणित की प्रकृति उपभाग 1 फरवरी 2001 में हमने इस बात पर चर्चा की कि गणित क्या है और कैसे विकसित होता है। इस भाग में हम देखेंगे कि यह इतना शक्तिशाली क्यों है। आगे के प्रत्येक उपभागों में हम इसका एक एक पहलू देखेंगे। 1 मार्च 2001 गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। किसी भी जानी पहचानी गणितीय अवधारणा जैसे वृत्त पर विचार कीजिए। आप जानते ही हैं कि यह समतल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी दिए गए बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं। यह परिभाषा स्पष्ट और अचूक है, इसलिए कोई भी वस्तु दी जाए तो कोई भी इंसान कहीं भी निश्चित रूप से बता सकता है कि वह वस्तु वृत्त है या नहीं। इसके विपरीत मेरे दोस्त की कही इस बात पर विचार कीजिए। चलो सरल शब्दों की एक सूची बना लेते हैं। अब देखिए, सरल शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। शायद मुझे लगे कि विकर्षण एक सरल शब्द है, मगर हो सकता है कि आप सहमत न हो। इसलिए मेरे दोस्त की बात संदिग्ध है, यानी इसमें इतनी गुंजाइश है कि अलग अलग लोग इसके अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। परंतु गणित में किसी भी अवधारणा की परिभाषा या कोई भी गणितीय कथन पूरी तरह असंदिग्ध होता है, अर्थात इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हम गणित की इस अमूर्त दुनिया को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे एक्सियों को स्वीकार करते हैं जो परस्पर सुसंगत होते हैं। देखें उपभाग 1 2.1। इसके बाद इन एक्सियमों के आधार पर हम औपचारिक रूप से कुछ अवधारणाएं स्पष्ट व सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। एक बार एक्सियम चुन लिए और स्थिति को परिभाषित कर दिया तो फिर किसी या संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, यह जरूर है कि जब हम गणितीय शब्दों को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करते हैं तो हम इन शब्दों का उपयोग ढीले ढाले ढंग से करते हैं, उनकी गणितीय परिभाषा के अनुसार नहीं। ऐसी स्थिति में शब्दों के अर्थ अस्पष्ट हो सकते हैं, जैसे कि आम बोलचाल में आधा शब्द का उपयोग। इसका मतलब थोड़ा सा से लेकर संपूर्ण के दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा तक कुछ भी हो सकता है। क्यों न आप इस तरह के कुछ और उदाहरण
ईटी कम से कम दो और गणितीय शब्दों के उदाहरण बताइए जिनका आम बोलचाल में ढीला ढाला उपयोग होता है। उदाहरण चुनने के कारण भी बताइए। ई8 गणितीय कवनों की असंदिग्धता गणित को शक्तिशाली किस तरह बनाती है। अब हम एक ऐसे गुण की बात करेंगे जो सिर्फ गणित में है। 1 मार्च 2002 सत्यता की कसौटी। निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। एक मोरनियां सितंबर के आसपास अंडे देती हैं। आई पानी 100 डिग्री से पर उबलता है। 15 को 5 से विभाजित करने पर शेष कुछ नहीं बचता। 4 यदि आप दो विषम संस्थाओं को जोड़े तो परिणाम हमेशा एक सम संख्या होता है। इन कथनों की सत्यता कैसे जांचे और क्या सारे कथनों की जांच के लिए एक ही विधि से काम चल जाएगा। पहले कथन पर ध्यान दीजिए। इसकी सत्यता जानने के लिए हमें मोरनियों का अवलोकन करके पता लगाना होगा कि वे कब अंडे देती हैं। यदि हम काफी सारी मोरनियों का अवलोकन करें और पाएं कि उनमें से अधिकांश सितंबर के आसपास अंडे देती हैं, तो इस कथन को सत्य मान सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम इस कवन की सत्यता को आनुभविक एम्पिरिकल आधार पर परख रहे हैं। ध्यान दें कि इस आनुभविक नियम को तब भी माना जाएगा अगर कुछ इक्की दुक्की मोरनियां हो जो इस नियम का पालन न करती हो। इसी प्रकार से वास्तविक प्रयोगों के आधार पर आप वह जांच कर सकते हैं कि दूसरा कथन कुछ खास परिस्थितियों में ही सही बैठता है। पानी को दबाव के तहत उबालकर यह दिखाया जा सकता है कि वह 100 डिग्री से कहीं अधिक तापमान पर उबलता है। इसी सिद्धांत का उपयोग तो प्रेशर कुकर में किया जाता है। अब तीसरे कथन पर गौर करें। क्या आप अवलोकन करके इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं? इसके लिए आप 15 से 15 वस्तुओं के कई समूह लेकर उन्हें 5 बराबर हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं कि शेष कुछ नहीं बचता। मगर आपको 15 वस्तुओं के सारे समूहों की जांच करके देखना होगा। इसके लिए आपको संबंधित गणितीय शब्दों 5, 15 भाग और शेष की परिभाषाएं लागू करनी होंगी। आपको यह दर्शाना होगा कि यह कथन 5 और 15 की अमूर्त अवधारणा के लिए सत्य है। एक बार यह दर्शा दिया तो फिर यह कथन 5 व 15 वस्तुओं के किसी भी समूह के लिए सत्य होगा, अर्थात यह सारे मामलों में सत्य होगा। इसलिए इसे गणितीय रूप से वैध या गणितीय नियम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 1 आगे बढ़ते हैं। कथन 4 पर विचार कीजिए। क्या आप इसे आनुभविक तरीके से सिद्ध कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आप सारी विषम संस्थाओं की जोड़ियों को कैसे परखेंगे? जब तक आप विषम संख्याओं की सारी संभव जोड़ियों की जांच नहीं कर लेते, तब तक आपकी परिकल्पना को गणितीय नियम का स्तबा नहीं मिलेगा। आप इसका सत्यापन चाहे कितनी भी संख्याओं के साथ कर लें, मगर कोई यह पूछ सकता है कि क्या यह नियम 3 5 6 7 8 9 7 3 2 1 9 8 7 और 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 9 3 पर लागू होता है। यानी जब तक यह कथन विषम संख्याओं की व्यापक जोड़ी के लिए सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इसे गणितीय रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कथन को सिद्ध करने का एक तरीका यह रहा। कोई भी पूर्णांक किसी भी विषम संख्या को 2n1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां संख्या है। तो दो विषम संख्याएं 2n1 और 21 एक लीजिए, जहां 11 और 15 दो पूर्णांक संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का योग 2n1 2n2 1 माइनस 2n2 1 2 मीटर्स है, जहां mn1 एक पूर्णांक संख्या है। तो 2n1 2ny1 2 मीटर्स है, जो 2 का गुणज है, इसलिए सम संख्या है। अतः दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। यही सिद्ध करना था। यहाँ हमने तीन चीजों का उपयोग किया है। कुछ परिभाषाएं, विषम, सम, पूर्णांक संख्या, पहले से सिद्ध किए गए कथन, पूर्णांक संस्थाओं का योग हमेशा पूर्णांक संख्या होता है। और तर्क, कोई अवलोकन नहीं। यदि किसी को ये परिभाषाएं और पहले से प्राप्त कपन पता नहीं है,
तो उसे यह उत्पत्ति समझ में नहीं आएगी। कथन की सत्यता की परख के लिए एक कथन से अगले उस कथन पर जाते हैं जो हमें पहले कथन से और गणितीय रूप से स्वीकार्य अन्य कथनों से प्राप्त होता है, तो हर अगला कथन पिछले कथनों से निकलता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से हमें सुसंगत कंसिस्टेंट कथनों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है जिसमें हर कथन उससे पहले के कथनों पर आश्रित होता है। इससे पता चलता है कि मूल कथन उत्पत्ति में शामिल किए गए हर मामले में सत्य है। यदि एक भी ऐसा उदाहरण मिल जाए जहां यह कथन सही नहीं बैठता, तो गणितीय तर्क के मुताबिक वह कथन असत्य है। सत्य की यह कसौटी अन्य विषयों में यहाँ तक कि विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी लागू नहीं होती। जैसे कथन इंसान की अधिकतम आयु 100 वर्ष होती है, वैज्ञानिकों द्वारा सही माना जाता है, मगर गणितज्ञों द्वारा नहीं, क्योंकि कुछ लोग 100 वर्ष से अधिक उम्र तक भी जीते देखे गए हैं। ऐसे उदाहरण जो किसी कथन के विपरीत होते हैं प्रति उदाहरण काउंटर एग्जाम्पल कहलाते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि गणित में कथनों को सिद्ध करने और असिद्ध करने में कितना अंतर है। जब हम किसी कथन की गणितीय उत्पत्ति या प्रूफ देते हैं तो हम दिलाना चाहते हैं कि वह कथन में दिए गए हर मामले में सत्य हो, मगर किसी कथन को असिद्ध करने के लिए बस एक प्रति उदाहरण काफी होता है। यह भी ध्यान दें कि किसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक या दो मामलों में उसकी वैधता की जांच करना काफी नहीं होता। यह कथन उसमें शामिल किए गए हर मामले में सत्य होना चाहिए। जैसे यदि आप कुछ एक मामलों में प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है का सत्यापन करेंगे, तो आपको यह कथन शायद सत्य लगे, मगर सिर्फ एक संख्या जैसे 9 इस कथन को गलत साबित कर देगी। आप जानते हैं कि गणित का संबंध ऐसे अमूर्त विचारों से है जो अस्विग्ध और सटीक होते हैं। अब हम एक ऐसी प्रणाली पर विचार करेंगे जो हमें इन विचारों के सहेजने और खासतौर से इनके आदान प्रदान में मदद करती है। 1 मार्च 2003 प्रतीकों का प्रयोग 7653 में 4181 का गुणा कीजिए। इस सवाल को संख्याओं को 0.19 की मदद से लिखे बगैर हल करने की कोशिश कीजिए। यह समझने तक में भी दिक्कत आती है कि करना क्या है। दूसरी ओर यदि मैं तिथु 7653 4981, तो सवाल समझने में आसान हो जाएगा, नहीं? क्या यह सरलता प्रतीकों के इस्तेमाल से आई है? एक और उदाहरण के रूप में निम्नलिखित कथन पढ़िए। 7 और 8 के योग का उसी से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 8 को स्वयं से गुणा करने व 7 को स्वयं से गुणा करने से प्राप्त संख्या और 7 व 8 के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होती है। कुछ समझ में आया क्या? अब निम्न को देखिए। 7 8 2 72 82 2x 7 8। यह वही बात है जिसे प्रतीकों के रूप में तिला गया है। यह प्रतीकात्मक निरूपण कथन को स्पष्ट और संक्षिप्त बना देता है, बशर्ते कि आप प्रतीकों व उनके प्रयोग से लिखे गए कथनों को समझते हों। अधिकांश प्रतीक तो ऐसे हैं जो कुछ लोगों ने शुरू किया और जिन्हें कई लोगों ने फिर स्वीकार कर लिया है। यदि ऐसा न हो तो हम प्रतीकों की प्रणाली के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। याद रखने की बात है कि अंकों की कई प्रणालियां हैं, अरबी, चीनी, देवनागरी वगैरह। ये सभी गणितीय अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को सटीक रूप में व्यक्त कर सकती हैं, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्हें समझते हैं। ये सभी प्रणालियां हमें यह देख पाने में मदद करती हैं कि कोई गणितीय तर्क सही है या नहीं। विभिन्न संक्रियाओं के लिए प्रतीक चिन्हों का उपयोग करने से उन संक्रियाओं के जरिए किसी सवाल को हल करने की चरण-दर-चरण विधि यानी एल्गोरिथम को लागू करना आसान हो जाता है। अब आपके लिए एक अभ्यास। ई10 ऐसा कहते हैं कि शून्य की अवधारणा का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था।
इस अवधारणा ने संख्याओं के बेहतर प्रतीकात्मक निरूपण के विकास में क्या मदद दी? आइए अब गणित के एक ऐसे लक्षण पर गौर करें जिसकी वजह से शायद इसे जल्दबाजी में पढ़ाने से लोग इसे सीख नहीं पाते हैं। 1 मार्च 2004 गणितीय विचारों का विकास कैसे होता है? समस्त मानव ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अनुभवों से विकसित होता है। त्रिविम आकृतियों का उदाहरण लीजिए। याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने एक गोले की गोलाई की अवधारणा को कैसे समझा था। क्या आपकी मानसिक प्रक्रिया कुछ निम्नानुसार थी? हम अपने आसपास तमाम किस्म की चीजें देखते हैं। इन्हें उठाते रखते हुए हम देखते हैं कि इनमें से कुछ चीजों जैसे गेंद, संतरे, तरबूज, लड्डू वगैरह में एक समान नियमितता है जिसे हम गोलाई कहते हैं। इस तरह हमारे दिमाग में धीरे धीरे गोलाई की अवधारणा विकसित होने लगती है। हम गोल चीजों को अन्य चीजों से अलग कर पाते हैं। हम यह भी देखने लगते कि गोलाई नामक इस गुण, जो सारी गोल वस्तुओं में समान रूप से मौजूद है, का संबंध चीजों के अन्य किन्हीं विशेष गुणों से नहीं है जो उनमें से कुछ चीजों में ही पाई जाती हैं, जैसे वे किस पदार्थ से बनी हैं या उनके रंग या साइज। धीरे धीरे हम कई गोल चीजों में से गोलाई की अवधारणा को अलग कर लेते हैं। गोलाई के गुण के ही आधार पर हम गोले की अवधारणा विकसित करते हैं। एक बार यह अवधारणा विकसित हो जाने के बाद गोलों की बात करते हुए हमें किसी विशेष गोल वस्तु के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पता चलता है कि हमने अपने ठोस अनुभवों से 3 आयामों या त्रिविम में गोलाई की अमूर्त अवधारणा विकसित कर ली है। इसी तरह से हम संख्या या अन्य गणितीय अवधारणाएं भी पा लेते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि हर गणितीय अवधारणा कई अन्य गणितीय अवधारणाओं को जन्म देती है। उदाहरण के लिए गोले की अवधारणा से संबंधित अन्य अवधारणाएं, जैसे गोले की त्रिज्या, केंद्र, सतह का क्षेत्रफल और आयतन वगैरह, हम जनित करते हैं। इन संबंधित अवधारणाओं के बीच केवल अमूर्त और औपचारिक संबंध हैं, जैसे एक गोले व उसके आयतन के बीच संबंध की जांच कीजिए। गोता किसी भी बीज से बना हो या किसी भी साइज का हो, यह संबंध हमेशा वही रहता है। गोले का आयतन एक निश्चित तरीके से उसकी त्रिज्या से संबंधित है। देखें इकाई 11, चाहे गोला कितना ही बड़ा या छोटा हो। अर्थात हम न सिर्फ ठोस उदाहरणों से अमूर्त गणितीय विचार विकसित कर सकते हैं, बल्कि हम कई अन्य संबंधित अमूर्त अवधारणाएं उत्पन्न कर सकते हैं और अमूर्त रूप में उनके बीच के संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। ये अमूर्त गणितीय विचार हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, उन ठोस अनुभवों से स्वतंत्र जिनसे ये हमारे लिए विकसित हुई। ये नई अवधारणाएं कई अन्य अमूर्त अवधारणाओं और उनके परस्पर संबंधों को जन्म दे सकती हैं। इस तरह से विचारों और उनके परस्पर संबंधों की इमारत बढ़ती जाती है और अमूर्त विचारों की हमारी दुनिया बढ़ती रहती है। अगला अभ्यास करते हुए आप शायद गणित की प्रकृति के इस पहलू पर और सोचना चाहें। E11 क्या आप कहेंगे कि संख्या प्रणाली अमूर्तीकरण की प्रक्रिया से विकसित हुई है? यदि हाँ, तो कैसे? और अब गणित के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं। 1 मार्च 2005 सोपानबद्ध संरचनाएं। जैसे जैसे ठोस वस्तुओं और सामग्री से उपजे अमूर्त अवधारणाएं अधिक से अधिक व्यापक होते जाते हैं, वैसे वैसे वे ज्यादा व्यापक विचारों को शामिल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए संख्या प्रणाली पर गौर कीजिए। व्यापकीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण, दरअसल इनसे भी अधिक चरण होते हैं। 1 ठोस वस्तुओं को गिनकर हम प्राकृतिक संख्याओं का अमूर्तीकरण करते हैं, अर्थात n 1, 2, 3, 4, 5। यदि इस समुच्चय में हम शून्य को शामिल कर लें तो हमें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W 0, 1, 2, 3, 4 मिलता है। 2 इस समूह में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर यह और विस्तृत होकर Z 3, 2, 1, 0, 1, 23 बन जाता है, जिसे पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं।
4 पूर्णांकों के समुच्चय में धनात्मक व ऋणात्मक भिन्नों को शामिल करके परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों मिल जाता है। हमने इस क्रमिकता को चित्र के रूप में चित्र 4 में दर्शाया है। अब यदि मैं प्राकृतिक संस्थाएं नहीं समझती तो निश्चित रूप से मैं पूर्ण संख्याओं के साथ सहज नहीं हो पाऊंगी। इसी प्रकार से यदि मुझे यह नहीं पता कि ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं, तो मैं शायद ही यह समझ पाऊं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अर्थात इनमें से किसी भी अवधारणा को समझने के लिए जरूरी है कि मैं विचारों के इस क्रमिक विकास में उससे पहले आने वाली संबंधित अवधारणाओं को समझ लूं। इस तरह के क्रमिक विकास को सोपानबद्ध संरचना कहते हैं। दरअसल आप कोई भी गणितीय अवधारणा लें तो यह पहले बनी कुछ अवधारणाओं का व्यापकीकरण करके बनी है और व्यापकीकरण के जरिए यह और अवधारणाओं को भी जन्म देती है। तो यदि हम गणितीय विचारों के व्यापकीकरण की प्रक्रिया के हर कदम को लिख लें, हमारे सामने विचारों की एक लड़ी होगी जिसमें हर विचार उससे व्यापक विचार में शामिल होगा। इसी बात को हम यूं कहते हैं कि गणित एक सोपानबद्ध तरीके से संरचित ज्ञान क्षेत्र है। अब अपने परिचित गणितीय विचारों को ध्यान से देखिए और अगले अभ्यास कीजिए। E12 गणित में 2 सोपानबद्ध श्रृंखलाएं लिखिए। आप संख्याओं की संक्रियाओं और आकृतियों से जुड़े उदाहरण ले सकते हैं। E13 कौन सा विषय सोपानबद्ध तरीके से संरचित नहीं है? अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। अब तक हम गणित की प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे थे। आइए अब यह देखते हैं कि गणित करने से हमारे सोचने की प्रक्रियाएं कैसे बदलती हैं। 1.4 गणितीय ढंग से तर्क करना। पिछले भागों में हमने आपका परिचय गणित के विभिन्न पहलुओं से संक्षिप्त में कराया, तो आप यह जान चुके हैं कि गणित का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके विकास के पीछे की तर्क प्रक्रिया है। गणित सीखते हुए हमारी गणितीय तर्क की क्षमता बढ़नी चाहिए। आइए देखें कि यह क्या होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणित का कोई सवाल हल करते वक्त आपके दिमाग में कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं? निम्नलिखित सवाल करते हुए यही सोचने की कोशिश कीजिए और प्रक्रियाओं को ध्यान से लिए को जाइए। प्रश्न 1 मिनट से कम समय में आप किसी दी गई संख्या के बारे में यह कैसे बताएंगे कि वह 9 से विभाज्य है या नहीं? आप इसे कैसे करेंगे? एक तरीका तो यह हो सकता है कि 9 के कुछ जाने पहचाने गुणज देखें और पता लगाएं कि उनमें क्या बात समान है। यदि आप यह तरीका अपनाते हैं तो कहेंगे कि आप विशिष्ट उदाहरणों से व्यापकीकरण कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप 9, 18, 27 लेते हैं। क्या इनमें कोई पैटर्न नजर आता है? क्या इससे किसी व्यापक नियम का संकेत मिलता है जो सारे गुणों पर लागू होगा? यदि हाँ, तो आप इसके आधार पर इस नियम का कथन बना सकते हैं। मगर उस कथन को सिद्ध करना होगा। जब तक कोई कथन सिद्ध नहीं होता तब तक हम उसे अनुमान कॉन्जेक्टुरे कहते हैं। तो आपका अनुमान क्या है? क्या यह है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य है? आपको जांच करनी होगी कि यह व्यापकीकरण सही है या नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने अनुमान को सिद्ध करना होगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ मान्यताओं से शुरू करना पड़ेगा और चरणों की लड़ी के जरिए अनुमान के कथन तक पहुंचना होगा। प्रत्येक चरण पिछले चरणों का तार्किक परिणाम होना चाहिए। इसे सिद्ध करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि पहले इसे किसी 3 अंकों वाले गुणज के लिए सिद्ध कर लिया जाए और फिर जांच की जाए कि क्या वही उत्पत्ति 9 के किसी भी गुणज पर लागू होती है या नहीं। तो मान लीजिए कि संख्या अब 9 की गुणज है, जहां A, B और C 0 से 9 तक के बीच के अंक हैं। तो इस अंक का मान है 110 XBE 99 1 A 9 1 BC 99 9 B ABC। अब आपने माना है कि 110 BC 9 का गुणज है। 99 9 B भी 9 का गुणज है, इसलिए उनका अंतर भी 9 का गुगज होगा। मतलब ABC भी 9 का गुणज होना
चाहिए डॉट। अब दूसरी ओर अगर ABC 9 का गुणज है तो 99 9 भी ABC भी 9 का गुणज होगा, यानी 110 भी 9 का गुणन होगा, यानी ABC 9 का गुणज होगा। आप जांच कर सकते हैं कि इसी तरह की उत्पत्ति कितने भी अंकों वाली संख्या पर लागू हो सकती है, तो आपने यह व्यापक नियम सिद्ध कर दिया कि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि और केवल यदि उसके अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो डॉट। अब हो सकता है कि आपकी जिज्ञासा जाग चुकी हो, शायद आप सोच रहे हैं कि क्या यह कथन 7 के लिए भी सही होगा या 11 के लिए। ऐसा हो तो आप एक सवाल उठा रहे हैं। हाँ, सवाल उठाएंगे तो आप अपने अनुमान को जांचेंगे और सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास भी जरूर करेंगे डॉट। याद रखें कि एक वैध उत्पत्ति के बगैर आपके अनुमान को गणितीय कथन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता डॉट। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आप जो अनुमान लगाएं वह सही न हो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप यह अनुमान लगाएं कि कोई संख्या तभी 9 से विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 9 हो, मगर हो सकता है कि आपने इसे 99 के लिए परखा हो और देखा हो कि 9 918 होता है, जो 9 नहीं है, तो आपका अनुमान सही नहीं है। आपको इसे बदलना होगा और अपना गणितीय तर्क एक बार फिर लागू करना होगा। तो सवाल उठाने व हल करने के दौरान आप किन प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं? क्या आप निम्नलिखित क्रम में गणितीय रूप से तो नहीं सोच रहे थे? यदि आपने I14 कर लिया है तो आप समझ गए होंगे कि गणितीय सवालों को हल करते समय हम अपनी निम्नलिखित क्षमताएं बेहतर बनाते हैं। सटीक सोच, बात को स्पष्ट रूप से कहना, तार्किक व व्यवस्थित ढंग से सोचना, पैटर्न व परस्पर संबंधों की खोज करना। यदि वे क्षमताएं भली भांति विकसित हो तो ये दैनिक जीवन की अन्य स्थितियों में भी काफी मददगार होती है। इसलिए हमें चाहिए कि बचपन से ही अपनी गणितीय क्षमताएं विकसित करें डॉट। आइए अब संक्षेप में देखते हैं कि इस इकाई में हमने क्या क्या किया। 1.5 सारांश। इस इकाई में हमने गणित सीखने के विभिन्न कारणों पर विचार किया। विशेष रूप से हमने निम्नलिखित चीजों पर बातचीत की। 1. गणित एक सर्वव्यापी, शक्तिशाली व सुंदर ज्ञान पुंज है जिसका निर्माण इंसानों ने किया है। इसकी बुनियाद कुछ ऐसे एक्सियमों से बनी है जो परस्पर सुसंगत हैं। इसका विकास निष्कर्ष होता है जिनमें से प्रत्येक को एक्सियमों, परिभाषाओं और पहले से सिद्ध हो चुके निष्कर्षों के आधार पर तार्किक ढंग से सिद्ध किया जाता है। 2. गणित जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है डॉट। 3. गणित फुर्सत के क्षणों में दिमागी मनोरंजन दे सकता है डॉट। 4. गणितीय कथन व परिभाषाएं सटीक, स्पष्ट और असदिग्ध होते हैं। 5. किसी गणितीय कथन को स्वीकार करने के लिए उसमें शामिल हर मामले के लिए जो सही सिद्ध करना पड़ता है। यदि यह कथन किसी एक मामले के लिए भी सही नहीं है तो इस कथन को सत्य नहीं माना जाएगा डॉट। 6. प्रतीकों के भारी उपयोग की वजह से ही गणित को संक्षिप्त व स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलती है। 7. गणितीय विचार आमतौर पर ठोस स्थितियों से अमूर्त अवधारणा में और विशिष्ट उदाहरणों से व्यापक अवधारणाओं में विकसित होते हैं डॉट। 8. आमतौर पर गणितीय ज्ञान सोपानों में निर्मित होता है और उसी तरह सीखा जाता है डॉट। 9. सवालों को हल करना और फिर नए सवाल उठाना ही गणितीय सोच की प्रक्रिया है। सवाल हल करने के लिए सटीक और तार्किक सोच की जरूरत होती है। सवाल उठाने में पैटर्न देखने और व्यापकीकरण विशिष्टीकरण की हमारी क्षमता का उपयोग होता है डॉट। 10. सवाल सुलझाने और उठाने की प्रक्रिया में जो क्षमताएं विकसित होती हैं वे हमें दैनिक जीवन में भी तार्किक ढंग से सोचने में मदद करती है। और अब शायद आप पूरी इकाई को एक बार फिर उलट-पलट कर यह देख लेना चाहेंगे कि आपने सारे अभ्यास कर लिए हैं या नहीं। जब आपको यकीन हो जाए कि आपने सारे अभ्यासों पर हाथ आजमा लिए हैं तो आप इन अभ्यासों पर हमारी टिप्पणियां देख सकते हैं जो नीचे दी गई हैं डॉट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।